भारत की रक्षा ताकत लगातार नए स्तर पर पहुंच रही है और अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने दुश्मनों की चिंता बढ़ा दी है। जी हां दोस्तों, क्योंकि डीआरडीओ ने एक ऐसा बख्तरबंद लड़ाकू प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है जिसे कई लोग आयरन फिस्ट कह रहे हैं, क्योंकि यह केवल एक टैंक नहीं है बल्कि आधुनिक युद्ध के लिए तैयार अगली पीढ़ी का स्वदेशी आर्मर्ड कॉम्बैट सिस्टम है। जी हाँ, क्योंकि खबरों के मुताबिक इसमें 30 mm की ताकतवर गन से लैस क्रूलेस टर्रेट यानी बिना इंसानी चालक दल वाला टर्रेट लगाया गया है। इसका मतलब यह है कि सैनिकों की सुरक्षा बढ़ेगी, फायर पावर बढ़ेगी और युद्ध क्षेत्र में प्रतिक्रिया समय कम होगा। यही कारण है कि यह प्लेटफॉर्म भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। दोस्तों, भारत लंबे समय से अपने पुराने वीएमपी और दूसरे आर्मर्ड प्लेटफॉर्म को आधुनिक बनाने की दिशा में काम कर रहा था। दुनिया तेजी से मानव रहित टर्रेट, डिजिटल फायर कंट्रोल, नेटवर्क सेंसर और हाई सर्वाइवेबिलिटी प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ चुकी है। ऐसे में डीआरडीओ द्वारा विकसित यह नया प्लेटफॉर्म भारत को नई तकनीकी बढ़त दिला सकता है। आपको बता दें कि इसमें ट्रैक्ड और व्हील्ड दोनों रूपों में विकसित किए जाने की चर्चा है, जिससे इसे अलग अलग इलाकों में इस्तेमाल किया जा सकेगा, यानी रेगिस्तान हो, मैदान हो, सीमावर्ती इलाके हो या नदी किनारे और कठिन इलाकों में भी यह प्लेटफॉर्म काम कर सकता है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि क्रूलेस टर्रेट होता क्या है। तो आपको बता दें कि पारंपरिक टैंक या आईएफवी में टर्रेट के अंदर गनर या कमांडर बैठते हैं, लेकिन क्रूलेस टर्रेट में हथियार प्रणाली ऊपर रहती है, जबकि चालक दल वाहन के सुरक्षित हिस्से में नीचे बैठता है। इससे अगर दुश्मन टर्रेट पर हमला करे तो सैनिकों के बचने की संभावना ज्यादा रहती है। आधुनिक युद्ध में ड्रोन, टॉप अटैक मिसाइलें, एंटी टैंक हथियार और सटीक गोलाबारी का खतरा बढ़ चुका है। ऐसे में क्रूलेस टर्रेट सैनिकों की जान बचाने वाला बड़ा बदलाव है। अब बात करते हैं इसकी 30 mm गन की। दोस्तों, 30 mm ऑटो कैनन छोटी चीज नहीं है। यह दुश्मन की हल्की बख्तरबंद गाड़ियों, बंकरों, मशीन गन पोजीशन, कम ऊंचाई पर उड़ते ड्रोन और पैदल सेना पर भारी असर डाल सकती है। तेजी से फायर करने वाली यह गन युद्ध में बहुत उपयोगी होती है। कई आधुनिक आईएफवी इसी श्रेणी की तोप इस्तेमाल करते हैं। भारत ने यदि इसे स्वदेशी रूप से तैयार किया है तो यह तकनीकी आत्मनिर्भरता की बड़ी मिसाल है। खबरों के अनुसार इसमें 7.62 mm को एक्सियल मशीन गन और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगाने की क्षमता भी है। इसका मतलब यह है वाहन सिर्फ एक दिशा में नहीं बल्कि मल्टी रोल प्लेटफॉर्म हो सकता है। अगर सामने दुश्मन का बख्तरबंद वाहन हो तो मिसाइल इस्तेमाल की जा सकती है। अगर सामने पैदल सेना हो तो मशीन गन और 30 mm गन काम करेगी, यानी एक ही प्लेटफॉर्म कई भूमिकाएं निभा सकता है। इस प्लेटफॉर्म की दूसरी बड़ी ताकत है इसका सुरक्षा कवच। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें मॉड्यूलर आर्मर, माइन ब्लास्ट प्रोटेक्शन और बैलिस्टिक सुरक्षा दी गई है। युद्ध में सबसे बड़ा खतरा केवल सामने से आने वाली गोली नहीं होती बल्कि नीचे दबे बारूदी सुरंग और आईईडी भी होते हैं। अगर किसी वाहन में वी शेप्ड होल डिजाइन हो तो धमाके की ऊर्जा को किनारे मोड़ा जा सकता है। यही कारण है कि आधुनिक सेना ऐसे ही डिजाइन को प्राथमिकता देती हैं। भारत का यह नया प्लेटफॉर्म भी इसी सोच के साथ बनाया गया है। अब सवाल उठता है कि क्या यह टैंक है या आईएफवी तकनीकी रूप से इसे इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल या एडवांस आर्मड प्लेटफॉर्म की श्रेणी में देखा जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसका मकसद केवल गोली चलाना नहीं है बल्कि सैनिकों को सुरक्षित ले जाना, युद्ध क्षेत्र में उतारना, कवर फायर देना और दुश्मन के हल्के टारगेट को खत्म करना भी है। यदि भारतीय सेना इसे बड़े पैमाने पर अपनाती है तो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की क्षमता कई गुना बढ़ सकती है। दोस्तों, भारत के सामने दो प्रमुख मोर्चे हैं, वो है पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान और उत्तरी सीमा पर चीन। पाकिस्तान के पास विभिन्न आर्मर्ड वाहन हैं, जबकि चीन तेजी से अपने आधुनिक प्लेटफॉर्म बढ़ा रहा है। चीन ने ड्रोन, नेटवर्क युद्ध, हल्के टैंक और तेज प्रतिक्रिया बल पर जोर दिया है। ऐसे में भारत के लिए केवल सैनिक संख्या ही नहीं बल्कि तकनीकी श्रेष्ठता भी जरूरी है। यही वजह है कि डीआरडीओ का यह नया प्लेटफॉर्म रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। अगर यह प्लेटफॉर्म नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध प्रणाली से जुड़ गया तो इसकी ताकत और बढ़ जाएगी। कल्पना कीजिए कि ड्रोन ऊपर से दुश्मन की लोकेशन भेजे, कमांड सेंटर डाटा शेयर करे और यह वाहन तुरंत लक्ष्य पर फायर कर दे। यही आधुनिक युद्ध है। यदि भारत इस दिशा में आगे बढ़ता है तो सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रतिक्रिया समय बेहद कम हो सकता है। इस वाहन की संभावित खासियत ये भी है कि इसे अलग अलग मिशन के हिसाब से बदला जा सकता है, जैसे सैनिक परिवहन, कमांड पोस्ट, रिकवरी वाहन, एम्बुलेंस, मिसाइल कैरियर, एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म या टोई वाहन।
अगर एक ही बेस प्लेटफार्म पर कई वेरिएंट बने तो लागत घटती है, मेंटेनेंस आसान होता है और सेना को लॉजिस्टिक फायदा मिलता है। भारत पहले भी व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफार्म जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुका है। अब नया प्लेटफार्म उस अनुभव का उन्नत रूप माना जा सकता है। पुराने प्रोजेक्ट से सीखी गई तकनीक अब ज्यादा परिपक्व रूप में सामने आ रही है। एक बड़ा सवाल यह है कि क्या यह प्लेटफार्म निर्यात भी हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि आज दुनिया में कई देश कम लागत पर भरोसेमंद रक्षा उपकरण चाहते हैं। यदि भारत इसे सफलतापूर्वक ट्रायल के बाद उत्पादन में लाता है तो एशिया, अफ्रीका और मित्र देशों में इसकी मांग बन सकती है। भारत पहले ही ब्रह्मोस, आर्टिलरी, रडार और मिसाइल सिस्टम निर्यात बढ़ा रहा है। ऐसे में आर्मर्ड प्लेटफार्म निर्यात रक्षा उद्योग को नई दिशा देगा। भारतीय सेना के लिए इसका मतलब होगा तेज गतिशीलता। यदि व्हील्ड वेरिएंट है तो सड़क पर तेजी से लंबी दूरी तय कर सकता है। अगर ट्रैक्ड वेरिएंट है तो कठिन इलाकों में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। यही कारण है कि दोनों प्रकार की जरूरत रहती है। सीमा की अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्लेटफार्म चाहिए। दोस्तों, यदि यह प्लेटफार्म सेना में शामिल होता है तो भारतीय जवानों की सुरक्षा बढ़ेगी। पहले जहां सैनिकों को पुराने वाहनों में खतरा ज्यादा होता था, अब बेहतर कवच, बेहतर सेंसर, बेहतर फायर सिस्टम और अंदर सुरक्षित बैठने की सुविधा मिलेगी। युद्ध सिर्फ हथियार से नहीं जीता जाता, सैनिकों की सुरक्षा और मनोबल भी बड़ा कारक होता है। आने वाले समय में इसके ट्रायल, सेना की प्रतिक्रिया, उत्पादन आदेश और तैनाती पर सबकी नजर रहेगी। यदि यह सफल साबित होता है तो भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड क्षमता नई ऊंचाई पर पहुंच सकती है।